हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय 247। मैं हूं आयशी मैम और हम लोग यहाँ पे आप लोग का एक और नया चैप्टर करने जा रहे हैं फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक के सारे वन शॉट्स कंप्लीटली कवर अप कर लिए हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है फॉर हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स एंड द रेस्ट ऑफ फिजिकल चैप्टर्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स हो चुका है। दिस इज द सेकंड चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। जल्दी से एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। और ये जो चैप्टर है, देखो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके। अगर सीयूटी के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, आपको यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन है जो पेपर में आने की संभावनाएं रखते हैं। तो वी हैव टू बी मेकिंग श्योर कि हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। एक क्विक रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का। अगर आप लोग इसको प्रॉपर्ली फॉलो ऑन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी और इसके बाहर आपको ये चैप्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली फॉर सीयूटी, राइट। सो आई होप सभी लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से एक बार सेशन को यहाँ पे लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग, और थम्स अप आना चाहिए चैट सेक्शन में, और उसके बाद हमें चैप्टर शुरू करते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स कंप्लीट करने के बाद एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। जब भी चैप्टर शुरू करेंगे, सबसे पहले जैसे कि लास्ट में भी हमने किया था, हम लोगों ने हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन को भी क्लासिफाई किया था। सिमिलरली हम एल्कोहल्स को भी क्लासिफाई कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ sp3। तो सबसे पहला एज यूजुअल जो आप लोग को पता है कि अगर आपके पास कार्बन चेन है, अगर आप लोगों के पास यहाँ पर कार्बन चेन है, तो इफ यू हैव अ कार्बन चेन, ठीक है, और OH लगा हुआ है यहाँ पर, अगर आपके पास है कार्बन चेन, भाई चार्ट सेक्शन में आना चाहिए ये कौन से टाइप के अल्कोहल मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। और ये तो एवरीवन, पहला क्या होगा, जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में, अगर मैं मतलब ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों का OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या होगा, यस मैम, प्राइमरी एल्कोहल्स, ठीक है। अगर मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली मैम, सेकेंडरी एल्कोहल्स। और मैम अगर मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टर्शियरी एल्कोहल। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ योर sp3 सेंटर, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, जो हम सभी लोगों को आता है। नेक्स्ट जल्दी से बताएंगे एलाइलिक एल्कोहल्स क्या होंगे एवरीवन। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जुड़ा है और इसके साथ अब OH जुड़ गया है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, चार्ट सेक्शन में आना चाहिए बच्चे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी मैम, sp3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये पोजीशन क्या होगी, एलाइलिक, ठीक है। अगर मेरे पास आपका क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से आपका कार्बन जुड़ा है और इससे OH जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेंजाइलिक, ठीक है। नेक्स्टली अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइज की बात करूं, आज यूजुअल रहेगा, अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्टली आपका OH जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, विनाइलिक। और अगर बेंजीन रिंग से, अगर आपका बेंजीन रिंग से OH डायरेक्टली जुड़ा है तो ये होगा अराइलिक, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल। तो फिनॉल ही आपका क्या होता है, अराइलिक एल्कोहल भी इसको बोल सकते हो, बट जनरली इसे हम एक अलग फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में डालेंगे। तो फिनॉल होगा जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ जाएगा। तो ये हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन रहेगी, ठीक है। ये सिंपल है, ये हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ी और ये हमने इस चैप्टर में भी कर ली है, ठीक है। अब मेन कहानी आएगी हमारी ऑब्वियसली किसकी, प्रिपरेशंस की, ठीक है भाई। देखो बिना बातें करे अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप लोगों को ये वन शॉट्स और कहीं नहीं मिलने वाले, इतना क्रिस्प नहीं रखेंगे कोई भी। तो हम लोग कोशिश करें कि यार इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं पड़ी है कि मैं आप लोगों के लिए वन शॉट्स भी करूं, मैं आप लोग की क्वेश्चन भी करूं, मैं आप लोग को पढ़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पढ़ा रही हूँ, राइट। आई एम ऑलरेडी टीचिंग दिस ऑल टू ऑल ऑफ यू। बट ये एक अलग से मैं इनिशिएटिव हम लोग कर रहे हैं कि यार एक बच्चे को कम से कम उसको रिवीजन में दिक्कत ना आए। अगर वो वन शॉट फॉलो करता है तो उसको सब कुछ यहाँ पे मिल जाए। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि वन शॉट पे थ्रू आउट रहेंगे, पूरा नोट करेंगे और पूरा रिवीजन कंप्लीट करेंगे, राइट। सबसे पहली प्रिपरेशन ऑफ चार्ट सेक्शन में आपके आंसर्स आने चाहिए। अगर मेरे पास है एल्कीन, ठीक है, और एल्कीन के ऊपर मैंने HX डाला, यानी कि मैं इसका क्या कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर केवल HX, मैं एक एल्कोहल, मैं यहाँ पे एल्कोहल बना रही हूँ बाय यूजिंग HX। तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा। और मार्कोनिकॉव रूल अगर ये फॉलो करेगा तो एवरीवन नोस, वहां पे आपका, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, HX जोड़ दिया है मैंने, बेसिकली यहाँ पे हम डालेंगे पानी, हाइड्रेशन, ठीक है। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या जुड़ेगा, आपका OH जुड़ेगा, और मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से जुड़ेगा तो उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। वहीं अगर मैं इसके ऊपर एवरीवन, अगर मैं इसके ऊपर डाल दूं B2H6 H2O2, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर आपका क्या जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से, यहाँ पर क्या होगा, ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से आपका जुड़ेगा। तो एवरीवन, अगला सवाल आएगा कि ये जो दोनों एल्कोहल्स आपको बने हैं,
ठीक है, 2 अल्कोहल्स मिले, एक मार्कोनिकॉफ रूल से, एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो आप सभी लोगों को दिख रहा है मैम, एक में आपका OH सेकंड कार्बन पे, एक पे फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन बदल रही है बच्चों, तो इनको क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमर्स। पेपर में सवाल आ सकता है, तो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। पोजिशनल आइसोमर्स इनको बोल, ये क्या बोल देंगे? पोजिशनल आइसोमर्स इनको हम बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्टली अगर मुझे कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने हैं तो मुझे क्या करना होगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास एक क्या है? एल्डिहाइड है, और अगर मेरे पास क्या है? एक कीटोन है। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, और अगर मैंने इसका रिडक्शन किया तो मुझे क्या मिलेगा? एक सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, मैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ? NaBH4 कर सकती हूँ, LiAlH4 कर सकती हूँ, H2PDB कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि मेरा जो एल्डिहाइड है, जो मेरा एल्डिहाइड है वो मुझे हमेशा एक प्राइमरी एल्कोहल देगा, और जो मेरा कीटोन है वो हमेशा मुझे क्या देगा? एक सेकेंडरी एल्कोहल देगा। आपको ये रिएजेंट्स याद होनी चाहिए, कन्वर्जन्स याद होनी चाहिए, यही आपके पेपर में आ रहे होंगे। नेक्स्ट इज फ्रॉम योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं तो अगर मेरे पास एक एल्डिहाइड है, इसके ऊपर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला CH3MgBr, तो CH3 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? CH3 एक नीचे आपको जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन है, और ये OMgBr बन जाएगा। और जब इसके ऊपर पानी हम डाल देंगे, हाइड्रोलाइसिस अगर हम इसका कर देंगे, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? एक सेकेंडरी एल्कोहल। क्या मिल जाएगा? एक सेकेंडरी एल्कोहल। वहीं अगर मैं ये रिएक्शन एक कीटोन के ऊपर करूंगी, राइट, अगर मैं ये रिएक्शन एक कीटोन के ऊपर करूंगी तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा होगा? OMgBr, और जब मैं इसके ऊपर पानी डाल दूंगी तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? एक टर्शरी एल्कोहल। क्या मिल जाएगा? एक टर्शरी एल्कोहल। आपके पेपर में बिल्कुल यहाँ से एक सवाल आ सकता है। और वहीं अगर मैंने एक फॉर्म एल्डिहाइड के ऊपर, राइट, किसके ऊपर? फॉर्म एल्डिहाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस किया, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से एक प्राइमरी, क्या मिल जाएगा? एक प्राइमरी एल्कोहल। राइट, सो वी हैव टू रिमेंबर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मेरे को प्रिपरेशंस की अगर मैं समरी बोलूं, यही आपको याद रखनी है। पहली प्रिपरेशन रहेगी फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन में 2 केस बनेंगे, एक आपका बनेगा H पॉजिटिव के साथ H2O का, और एक बनेगा आपका B2H6 के साथ H2O2 का। ठीक है, दूसरा प्रिपरेशन रहेगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो आपका होगा यहाँ पे एल्डिहाइड देगा आपको यहाँ पे क्या? सेकेंडरी एल्कोहल, सॉरी प्राइमरी एल्कोहल, और कीटोन आप लोग को क्या दे देगा? यहाँ से एक सेकेंडरी एल्कोहल। वहीं अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में एल्डिहाइड आपको देगा क्या? एक सेकेंडरी एल्कोहल। कीटोन आपको क्या देगा बेटा? एक टर्शरी एल्कोहल। और फॉर्मएल्डिहाइड आपको क्या देगा? एक प्राइमरी। केवल इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, और यहीं से आपके सवाल लग पा रहे होंगे। केवल इतनी बात याद रखनी है। लास्ट में हमें याद क्या रखना है? केवल इतना, क्योंकि मुझे अगर ये याद रहेगा तो मैं क्वेश्चंस लगा पा रही होंगी। ठीक है भाई, अगर यहाँ तक हम लोगों ने नोट कर लिया, समझ लिया, तो जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी किसकी तरफ? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की तरफ। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं फिनॉल की बात करूँ तो फिनॉल ये है, और फिनॉल को बनाने के 4 तरीके हैं। आई होप आप सभी लोगों को याद होंगे। लेट्स सी कितने बच्चों को याद है। ठीक है, सबसे पहला तरीका है, आप बना सकते हो किससे? आप बना सकते हो एनिलीन से। ठीक है, दूसरा तरीका है, आप किससे बना सकते हो? क्लोरोबेंजीन से। तीसरा तरीका है, आप बना सकते हो नॉर्मल बेंजीन से। और चौथा तरीका है, आप बना सकते हो किससे? ब्रोमीन से। ठीक है, 4 चीजों से बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी से 4 सेक्शन में आना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्लोरोबेंजीन से बना रही हूँ तो क्या करना पड़ेगा? ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अगर क्लोरोबेंजीन से बनाना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? NaOH at 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर। सिंपल रिएक्शन है, लास्ट हमने पढ़ी है आप लोगों के लिए, और ये आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। अगर मेरे को एनिलीन से करना है तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले मेरे को डाइजोटाइजेशन करना पड़ेगा। HNO2 अगर मैंने डाल दिया तो यहाँ से मुझे मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर मैंने केवल पानी हीट करके डाला तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से फिनॉल। सिंपल एंड स्ट्रेट। नेक्स्ट इज, अगर मैंने बात करी है बेंजीन से,
तो बेंजीन से बनाने के भी दो तरीके हैं। पहला क्या है, अगर मैंने इसके ऊपर ओलियम डाल दिया तो मुझे क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड। एवरीवन क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड। नेक्स्ट, अब बताइए बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड के ऊपर क्या डाला जाए कि मुझे फिनॉल मिल जाए। एवरीवन बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड के ऊपर क्या डाला जाए कि मुझे फिनॉल मिल जाए, कौन बताएगा। चैट सेक्शन में आंसर्स आने चाहिए, क्या डाला जाए। NaOH डालेंगे या फिर H पॉजिटिव डालेंगे सभी लोग, NaOH डालेंगे या फिर हम लोग H पॉजिटिव डालेंगे, कौन बताएगा। बोलो बोलो बोलो, क्या डाला जाएगा। यस, आंसर्स इन द चैट सेक्शन बच्चे, क्या डाला जाएगा यहाँ पे। मैं NaOH, बिल्कुल मैम, दोनों डाले जाएंगे, NaOH और H, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूमीन, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन से डालना है तो पहले तो O2 डालेंगे, ऑक्सीजन का इंसर्शन करेंगे, और O2 के बाद बच्चे क्या डालेंगे, O2 के बाद हम इसको केवल H प्लस का एसिडिक मीडियम देंगे, तो मुझे फिनॉल के साथ यहाँ पे एसीटोन भी मिलेगा। पेपर में सवाल आएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रिपरेशंस हैं जो केवल आपको फिनॉल की याद रखनी है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रखेंगे बेटर रहेगा, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहली प्रिपरेशन किससे आई है मेरी, पहली प्रिपरेशन आई है मेरी एनिलीन से, दूसरी प्रिपरेशन आई है क्लोरोबेंजीन से, तीसरी प्रिपरेशन आई है मेरी आपकी बेंजीन से, और चौथी प्रिपरेशन आई है मेरी किससे, क्यूमीन से। तो ये आपकी 4 प्रिपरेशंस रहेंगी जो आप लोगों को याद बेटा करनी पड़ेंगी। आई होप इट्स क्लियर। जल्दी से बताइए, 10 मिनट में आपने सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं, ठीक है, 10 मिनट में आपने सारी प्रिपरेशन कर ली है अल्कोहल और फिनॉल की। आगे बढ़े आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर और बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। चलिए, तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले पूछा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर में बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडेंट है मॉलिक्यूलर मास की तरफ, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट अगेन बढ़ेगा, लेकिन ब्रांचिंग घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब ये सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये है, और फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये है, ठीक है। तो अगर बच्चों 4 सेक्शन में आना चाहिए, अगर मेरे पास 4 कंपाउंड है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा। देखो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास ही होगा, तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से सबसे ज्यादा आपका ऑप्शन नंबर ए का होगा, ठीक है, और सबसे कम इसका रहेगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। इसके बाद ब्रांचिंग इसमें है और इसमें है, बट इसमें ज्यादा है तो इसका कम होगा, और फिर किसका होगा, इसका होगा। करेक्ट ऑर्डर क्या निकल के आएगा, ABDC। तो हमारे को यही याद करना है, हमें यही समझना है, आपको ये सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन पेपर में बन रहे होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडेंट है मॉलिक्यूलर मास और ब्रांचिंग की तरफ। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ तो सॉल्युबिलिटी अगेन आपकी अच्छी है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एल्कोहल सॉल्युबल तो होंगे, लेकिन याद रखना जो लोअर एल्कोहल्स है वो आपके ज्यादा सोल्यूबल रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं हाइयर एल्कोहल्स की बात करूं तो वो आपके लेस सोल्यूबल होंगे, ठीक है। दीज आर गोइंग टू बी लेस सोल्यूबल। क्यों होंगे मैम लेस सोल्यूबल, क्योंकि आपका जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है कार्बन का, क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। कार्बन बढ़ता जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, तो आपकी सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। क्लियर है। सो वी हैव टू रिमेंबर सॉल्युबिलिटी आपकी डिपेंडेंट है अगेन मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट योर केमिकल रिएक्शंस। स्ट्रेट अवे हम मूव कर रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। सो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, सो दिस इज अल्कोहल एवरीवन। तो दो केसेस बन सकते हैं, आई थिंक एवरीवन नोस। पहला हो सकता है मैम अगर आपने OH बॉन्ड तोड़ा, तो अगर आपने मैम OH बॉन्ड तोड़ा तो आपने इसको उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और आपने H पॉजिटिव निकाल दिया। दूसरा है कि अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा यानी कि CO बॉन्ड तोड़ा तो आपने ये बनाया, ठीक है। तो एक केस में अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक केस में अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो क्योंकि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है तो अल्कोहल को क्या बोला जाता है, एम्बीडेंटेड इन नेचर। क्या बोला जाता है, एम्बीडेंटेड इन नेचर, राइट। सो इसी के बेस पे आपके केमिकल रिएक्शंस जो है वो फर्दर क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। सबसे पहला होगा कि अगर मैंने OH बॉन्ड को तोड़ा, राइट। फर्स्ट इज गोइंग टू बी अगर मैंने OH बॉन्ड को तोड़ा, मतलब दो टाइप के रिएक्शन होंगे, या तो आप CO बॉन्ड को तोड़ रहे हो या तो आप OH बॉन्ड को तोड़ रहे हो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन जो है OH बॉन्ड को अगर तोड़ रहे हो। देखो अगर हम OH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं
तो मैं क्या करवा रही हूँ, मैं H+ को रिलीज करवा रही हूँ, और कोई भी चीज जो H+ को रिलीज करेगी वो क्या होती है, हमेशा एसिड। तो फर्स्ट रिएक्शन रहेगा जिसमें हम बात करेंगे एसिडिटी की, ठीक है, जो हमारा एक बहुत ही वो है कि जिसमें हमें हमेशा डाउट रहता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट एसिड एंड बेस रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहली बात, तो अगर मेरे पास एल्कोहल है, ठीक है, मेटल के साथ भी ये रिएक्शन करेगा, तो मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये आपका H2 गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल फिनॉल है और ये रिएक्शन बेस के साथ होगा, उस केस में सॉल्ट के साथ साथ ये वाटर देगा, तो दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मेटल के साथ रिएक्शन जब हम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा आप लोगों का, मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, और अगर बेस के साथ करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, वाटर। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो आपके एल्कोहल्स होते हैं वो बहुत ही वीकली एसिडिक होते हैं, इसलिए वो आपका एसिड वो बेस के साथ रिएक्शन ज्यादातर कंडीशन में नहीं शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी, जो दिक्कत है आप लोगों को काफी ज्यादा, ठीक है। सो देखो, अगर मैं एल्कोहल की बेटा बात कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज एल्कोहल, इसने H+ को रिलीज अगर करा, ठीक है, तो ये क्या कन्वर्ट हुआ इसमें, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, ठीक है, मतलब कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इससे खींच सके, ठीक है, जो इसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो उसको स्टेबलाइज करेगा। तो एक तो बात आपको याद रखनी है ये कि +I इफेक्ट और -I इफेक्ट, ठीक है, ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लग रहा है, ठीक है, ये भी इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लग रहा है। दूसरा रहेगा आपका +M इफेक्ट या -M इफेक्ट, जो कि आपका बेंजीन रिंग पे लगेगा, ठीक है, जो आपका रिंग पे लगेगा, ठीक है। इस इफेक्ट में आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हो, प्लस में हमेशा डोनेट करोगे, इसमें आप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हो, इसमें आप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो याद रखना कौन सा ग्रुप, जो भी आपके हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन सारे +I इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, CH3 C2H5 हाइड्रोजन इवन, तो ये सब आपके +I इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, C2H6, ठीक है। अच्छा, -I इफेक्ट, जिनकी इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, जो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जैसे कि आपने सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 जोड़ दिया, जैसे आपने OH नेगेटिव जोड़ दिया, ठीक है, जैसे आपने Cl जोड़ दिया, जैसे आपने Br जोड़ दिया, जैसे आपने फ्लोरो जोड़ दिया, तो ये सब आपका -I इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अब लेकिन रिंग के साथ जब ये सब लग जाएंगे, इनके पास क्या है, लोन पेयर, तो जब ये रिंग के साथ लग जाएंगे तो ये रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएंगे, और रेजोनेंस में जाएंगे तो रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज भेज देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये सारे ग्रुप्स जो -I शो कर रहे हैं, इनको जब रिंग पे जोड़ देते हो तो ये +M शो करने लगते हैं, ठीक है, जैसे कि OCH3, ठीक है, जैसे कि आपका PH3, ठीक है। तो ये सब आपके क्या शो करेंगे, +M इफेक्ट, ठीक है, ये सब आपके क्या शो करेंगे यहाँ पे, +M या +R इफेक्ट। -M कौन शो करेगा, रिंग पे अगर आपने NO2 जोड़ दिया, रिंग पे अगर आपने CN जोड़ दिया, रिंग पे आपने अगर COH ग्रुप जोड़ दिया, रिंग पे अगर आपने SO2H ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, ये सारे ग्रुप्स आपके -M इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर लेना इसको जरूर। अब ये वाला जो इफेक्ट है ये डोनेशन का है, ये क्या है, विड्रॉ करने का, तो ये हमेशा एसिडिटी को बढ़ाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, ठीक है, ये डोनेशन का है, ये विड्रॉ कर रहा है, तो ये एसिडिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, ये एसिडिटी को बढ़ाएगा। जो देने वाले हैं वो घटाएंगे, जो लेने वाले हैं वो बढ़ाएंगे। क्लियर है हम लोग को ये बात, ठीक है, क्या हम लोग को बात क्लियर, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लेना, ठीक है। अब ये यहाँ पर कोई रिंग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही लग रहा है, और सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या लगा रहा है, +I इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और जबकि मुझे कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को ले, तो ये एसिडिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल्स आपके लेस एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अगर मैं इसको पानी के साथ कंपेयर कर दूं, अगर मैं इसको पानी के साथ कंपेयर कर दूं, तो पानी अगर जब H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो ये OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसको हाइड्रोजन है इसके पास, मतलब इसके पास भी कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन खींचे, बट कोई ऐसा भी ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन इसको दे, तो कम से कम ये एल्कोहल से तो ज्यादा ही एसिडिक पाया जाएगा। तो वाटर इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन योर एल्कोहल, एल्कोहल से ही आपका ज्यादा एसिडिक पाया जा रहा होगा, ठीक है भाई, क्लियर है।
ठीक है, आइए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अगर मैं बात करती हूँ फिनॉल की, देखो फिनॉल के केस में ये फिनॉल है और मैंने बोला ये OH के पास क्योंकि लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका रेजोनेंस में जाके स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबलाइज्ड है बाय रेजोनेंस। तो अगर मुझे कंपेयर करना होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनॉल, फिर कौन होगा? वाटर, और फिर कौन होगा? आपका एल्कोहल। क्योंकि ये तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है और ये आपका प्लस आई इफेक्ट से डीस्टेबलाइज्ड है, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा फॉर फिनॉल, वाटर एंड एल्कोहल। लेकिन अगर अब आपको सवाल है सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का, ठीक है, अब यहाँ पे वो बात याद रखनी है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का, ठीक है, जैसे कि मैंने OH के साथ आपका यहाँ पे लगा दिया NO2 ग्रुप और यहाँ पे मैंने आपका OH के साथ फॉर एग्जाम्पल लगा दिया NH2 ग्रुप। ठीक है, ऑल्सो एक और बात याद रखना है, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आपका प्लस एम माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट करता है और मेटा पोजिशन पे आपका प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करता है। ठीक है, अब ये सब तो पैरा पे ही लग रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला जब रिंग के साथ लगेगा तो प्लस एम है, रिंग के साथ ये वाला ग्रुप कौन सा शो करता है? माइनस एम इफेक्ट, ये कौन सा शो करता है? प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, और आपको पता है एसिडिटी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ज्यादा एसिडिक क्या होगा? आपका NO2। ठीक है, क्या होगा? NO2 आपका ज्यादा एसिडिक पाया जा रहा होगा। ठीक है, साथ ही में फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने दिया है NO2 यहाँ पे ही है, यहाँ पर आप लोगों का क्या है? Cl है और यहाँ पर आप लोगों का क्या है? Cl है और यहाँ पर आप लोगों का केवल फिनॉल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C और दिस इज D। अब मैंने आपको बोला है ऑर्थो पैरा पे आपका प्लस एम माइनस एम लगेगा और मेटा पे आपका माइनस आई प्लस आई लगेगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार ग्रुप देखेंगे और आंसर वहां करेंगे। रिंग के साथ है तो ये माइनस एम है, रिंग के साथ ये पैरा पे है तो प्लस एम है, ये मेटा पर है और मेटा पे Cl क्या लगाता है? माइनस आई पे। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो अगर एसिडिटी की बात करें सबसे ज्यादा अच्छा एसिडिक कौन होगा? जिसपे माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए। फिर कौन होगा जिसपे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है? C। फिर कौन होगा जिसके पास कोई भी ग्रुप नहीं है? D। और फिर कौन होगा? B, क्योंकि तो डीस्टेबलाइज कर रहा है ना, तो उसको कोई इफेक्ट, कोई और इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, तो देने वाला तो हमेशा लास्ट में होगा, पहले लेने वाला होगा, फिर आपका कोई भी नहीं होगा और फिर आपका देने वाला होगा। तो अगर मेरे को एसिडिक ऑर्डर की स्टेट में लगाना है, आपको अगर ग्रुप्स दे रखे हैं तो सबसे अच्छा माइनस एम, फिर माइनस आई, फिर नो ग्रुप, उसके बाद अगर प्लस आई है तो प्लस आई और फिर आपका प्लस एम। ठीक है, प्लस एम। तो ये आप लोगों का एसिडिटी का ऑर्डर रहेगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे आप एसिडिटी के हर एक क्वेश्चन कर पा रहे होंगे और क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे आपकी आने वाली प्रवेश बैच की सीरीज में। ठीक है भाई, आई होप इट्स क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लेना और इसके ऊपर क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहना शाम 6 बजे को। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सेशन को यहाँ पे लाइक कर देंगे सभी बच्चे अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो। नेक्स्ट इज योर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होगा? ईस्टर बनाना है, अगर मेरे पास एल्कोहल और एक एसिड है तो मैं दोनों को कंबाइन करवा दूंगी तो मेरा ईस्टर बन जाएगा। बट याद रखना एल्कोहल का आपका OH बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास CH3OH है और मेरे पास CH3COOH है तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटा है तो ये CH3O यहां से आया है और बचा हुआ जो हिस्सा है वो आपका यहां से आया है C डबल बॉन्ड O। तो याद रखना ये वाला जो ऑक्सीजन है ये आपका एल्कोहल का ऑक्सीजन है। ठीक है, किसका ऑक्सीजन है? एल्कोहल का ऑक्सीजन रहेगा, बस ये आपको जोड़ना ही है। ठीक है, तो ये आप पहले तो किसके साथ कर सकते हो? आप एसिड के साथ कर सकते हो। दूसरा आप एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कर सकते हो, इसको एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा। दूसरा आप एसिड क्लोराइड के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। प्रीडीन क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि HCl के साथ ये रिएक्शन कर दे और रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करे। ठीक है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे प्रीडीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दिस इज सेकेंड रिएक्शन, दैट इज योर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या? CO बॉन्ड क्लीवेज। अगर मुझे CO का बॉन्ड क्लीवेज करना है तो मेरे 4 टेस्ट आते हैं, 4 रिएक्शन आते हैं। ल्यूकोस टेस्ट, रिएक्शन विद PBr3, डिहाइड्रेशन एंड अगेन योर ऑक्सीडेशन। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं ल्यूकोस टेस्ट की। ल्यूकोस टेस्ट में बेटा क्या होता है? अगर आपके पास क्या है, कोई भी एल्कोहल है, इसका रिएक्शन आप किसके साथ करते हो? ZnCl2 और आपका HCl। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलता है? RH। ठीक है, तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप क्या कर रहे हो?
RO बॉन्ड, CO बॉन्ड तोड़ रहे हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो अब आपके पास एल्कोहल है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन क्या है भाई, अगर मैं बात करूं मेरे पास कार्बोकेटाइन एक ये है, सेकेंडरी का कार्बोकेटाइन ये है और टर्शरी का कार्बोकेटाइन ये है, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन करेगा, कोई भी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को दे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ये 2 प्लस आई दे रहा है, यहाँ पे 3 प्लस आई दे रहा है। तो सबसे स्टेबल कौन सा है, टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, सबसे फास्टेस्ट टर्शरी रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी रिएक्ट करता है और फिर प्राइमरी रिएक्ट करता है। तो अगर आपने टर्शरी अल्कोहल के ऊपर ल्यूकस रिएजेंट डाला, ये सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन देगा और आपको इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे टर्बिडिटी मतलब कुछ आपका जो वेसल है जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो, वहां पे कुछ अनक्लियर सा सब्सटेंस बनता हुआ आपको दिखेगा। सेकेंडरी में 5 मिनट लगेगा और प्राइमरी में बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, तो काफी ज्यादा टाइम लेता है और कभी कभी होता भी नहीं है, राइट। सो रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाएगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी थ्रू द मैकेनिज्म दैट इज योर SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि कार्बोकेटाइन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है भाई। सेकेंड रिएक्शन, चलिए सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद PBr3। अगर आपके पास एल्कोहल है और इसके ऊपर आपने PBr3 डाल दिया तो ये सिंपली आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और आपको यहाँ से RBr मिल जाएगा। इसमें कोई भी आपको नई बात याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अगर मेरे पास एक एल्कोहल है और मैंने इसको हीट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 एट 443 केल्विन ले लेते हैं, आप इसको हीट भी कर दो तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन, यहाँ से आपका पानी निकल जाएगा। तो आपको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा कार्बन, ये मतलब साइड वाले दोनों कार्बन अल्फा कार्बन, तो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो दो आपको यहाँ से अगर आपका ये और ये निकलता है तो यहाँ से क्या बनती है आपको, ऑब्वियसली ये वाली एल्कीन। अगर आपका ये वाला और ये वाला निकलता है तो आपको यहाँ से कौन सी एल्कीन मिलती है, ये वाली एल्कीन, ठीक है। पेपर में सवाल आएगा मेजर माइनर कौन सी है, तो अगेन आपको अल्फा कार्बन देखना है, अल्फा कार्बन देखना है। अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर CH2 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। मैम मेजर कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब भी मेजर माइनर यहाँ पे आपको एल्कीन बनेगी, ठीक है, डिहाइड्रेशन में हमेशा क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। और मेजर माइनर बताएंगे अल्फा कार्बन को देख के, अल्फा कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, उससे जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबल वो होगी और उतनी ही ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट बना रही होगी। व्हाट डू मीन बाय मेजर प्रोडक्ट, की ज्यादा मात्रा में बनता है, ये कम मात्रा में बनता है, ठीक है। सो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की बात करूं, मेरे पास एक प्राइमरी एल्कोहल है, मेरे पास एक सेकेंडरी एल्कोहल है और मेरे पास एक टर्शरी एल्कोहल, ठीक है। तो अगर मैं इनका माइल्ड ऑक्सीडेशन कर रही हूँ, राइट, अगर मैंने इसके ऊपर PCC डाला, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 डाला, इसके ऊपर कुछ भी डाल दो, फॉर एग्जांपल PCC या CrO3 कोई भी डाल दो, यहाँ पर से आपको क्या मिलेगा, हमेशा एल्डिहाइड मिलेगी। यहाँ पर से हमेशा आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। और यहाँ पर हमेशा याद रखना कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। लेकिन यही रिएक्शंस मैं एक और चीज के साथ कर सकती हूँ, सेम इसके ऊपर, ठीक है, मैं सेम बोल रही हूँ। अगर इसके ऊपर आपने कॉपर एट 573 केल्विन डाला तो यहाँ से आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा, प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला कीटोन ही देगा। बट टर्शरी वाला याद रखना आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से एल्कीन मिल जाती है। क्या मिलती है, एल्कीन मिल जाती है। तो कॉपर के साथ हमें टर्शरी अल्कोहल एल्कीन देगा और उसके अलावा टर्शरी अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा होगा। सो दीज आर द सेट ऑफ रिएक्शंस जो आप लोगों को याद रखने हैं। ल्यूकास टेस्ट की रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी रहेगी। PBr3 के साथ आपका RBr बन जाएगा। डिहाइड्रेशन में आपको एल्कीन मिलेगी जिसमें आपको मेजर अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन देखनी है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल आप PCC, CrO3 और कॉपर एट 573 केल्विन के साथ कर सकते हैं, जिसमें इसमें आपको टर्शरी एल्कोहल एक एल्कीन देता है। क्या हमें डिफिकल्टी हुई याद करने में यार, ओरली क्या हमें याद नहीं हुआ? देखो एक बार रिवाइज करते हैं। अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की बात करूं, OH बॉन्ड क्लीवेज में 2 रिएक्शन है, पहला एसिडिटी, दूसरा एस्ट्रिफिकेशन। एसिडिटी से हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सेकेंडली अगर मैं CO बॉन्ड क्लीवेज की बात करूं तो 4 रिएक्शन है। ल्यूकास टेस्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। आपका रिएक्शन विद PBr3 जिसमें RBr डायरेक्टली बन गया है। डिहाइड्रेशन से अगेन क्वेश्चन आ सकता है जिसमें मेरा एल्कीन बनेगा। एल्कीन मेजर वो होगा जिसपे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा। और लास्टली होगा ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल आपको एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी आपको कीटोन देगा, टर्शरी आपको कुछ भी नहीं देगा। प्राइमरी के ऊपर हाँ, अगर आपने कॉपर एट
573 केल्विन इस्तेमाल किया तो वो अगेन एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी वाला कीटोन देगा और टर्शियरी वाला यहाँ पे एल्कीन देगा। ये हमें याद रखना होगा। इसी के साथ अगेन आपके सारे केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं किसके, एल्कोहल्स और फिनॉल्स के। देखो कितना क्रिस्पली हमने किया। आप लोग भी इसको ऐसे, और जब आप रिवाइज भी करोगे ना, अक्सर एक बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि आप रिवीजन करने बैठते हो एक चैप्टर की और आप 2-3-4 घंटे लगा देते हो उसके रिवीजन में। वो नहीं करना है। देखो यहाँ पे जिस स्पीड में मैं आपको बता रही हूँ और जिस स्पीड में मैं आपको लिखवा रही हूँ छोटा 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 करके, तो ऐसे ही आपको रिवीजन करना है। आप रिवीजन में डिटेल में नहीं घुस सकते हो, क्योंकि मतलब जितना हमारे पास टाइम है हमें उसे प्लान करना पड़ेगा, राइट। सो मेक श्योर करिए कि आप सही तरीके से अपना रिवीजन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है। फिनॉल के रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। आपके रिएक्शंस रहेंगे, पहला नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कॉल्बे रिएक्शन, रिमंडमेंट रिएक्शन, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन और फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन मैं आपके यहाँ पे करवा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिनॉल की, तो फिनॉल क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो अगर मैं इसका नाइट्रेशन करती हूँ, ठीक है, दो तरीके से कर सकती हूँ। पहला कर सकती हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ और दूसरा कर सकती हूँ मैं इसका डाइल्यूट HNO3 के साथ, ठीक है। अगर मैं डाइल्यूट के साथ करती हूँ कोई दिक्कत नहीं आती है, मुझे एक ऑर्थो पोजीशन पे आपका NO2 मिल जाता है और मेरे को एक पैरा पोजीशन पे आपका NO2 मिल जाता है। लेकिन अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किया तो ये मेरे को गड़बड़ कर देता है और मुझे ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। और बेटा इसी का नाम क्या होता है, आई थिंक आपने पिछले चैप्टर में मेरे साथ पढ़ा है, दिस इज अ पिक्रिक एसिड। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसके पास कोई COH ग्रुप नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये ऑर्थो पोजीशन पे है और ये पैरा पे। पूछा जाएगा इन दोनों को सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू इन दोनों को सेपरेट आउट किया जा सकता है। कैसे मैम किया जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थो है तो ये क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर आपका H बॉन्डिंग, मतलब आपस में इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये आपकी लिक्विड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, आपस में कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपकी होगी पानी के साथ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो पानी के साथ है तो भाई इसको तो बॉयल ऑफ करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये तो पानी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रखा तो ये आराम से बॉयल हो जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड आपका क्या होता है, दिस कंपाउंड इज स्टीम वॉलेटाइल। ये वाला कंपाउंड माना जाता है क्या, स्टीम वॉलेटाइल। पेपर में आएगा कौन सा होगा तो आपको समझना है कौन सा होगा, ऑर्थो वाला स्टीम वॉलेटाइल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। सो दिस इज द केस फॉर नाइट्रेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्रोमिनेशन की, तो ब्रोमिनेशन में भी आपको याद रखना है बात, ब्रोमिनेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन दो केस में, ब्रोमिनेशन आपका वाटर के साथ और ब्रोमिनेशन आपका CH2 के साथ, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल करती हूँ तो मुझे नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑर्थो पैरा पे BR मिल जाएगा, ठीक है, ऑर्थो पैरा पे मुझे BR मिल जाएगा, जिसमें से मेरा पैरा वाला मेजर बनेगा। लेकिन अगर मैंने ब्रोमीन वाटर के साथ बच्चे कर दिया तो चैट सेक्शन में आना चाहिए, क्या बनेगा मेरे पास, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो मुझे ये चीज नहीं करनी है। तो आपको फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो केसेस बन रहे हैं, एक डाइल्यूट HNO3, एक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सिमिलरली एक ब्रोमीन वाटर और एक ब्रोमीन नॉर्मल कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ठीक है, ये हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके दो नेम रिएक्शन है, पहला है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन में क्या करना है, कॉल्बे रिएक्शन, और दूसरा है आपका रिमर्टिमन रिएक्शन, ठीक है। कॉल्बे रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो फिनॉल के ऊपर अगर मैंने NaOH डाला, CO2 डाला और H+ डाला तो यहां से बच्चों जल्दी से चार सेक्शन में आना चाहिए, क्या बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर NaOH के साथ बेटा क्या डाला, CHCl3 डाला, तो यहां से मुझे क्या मिलता है आपका OH के साथ CHO, दैट इज आपका सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। तो याद रखना है ये आपको क्या देगा, सैलिसिल एसिड, और ये क्या देगा आपको, सैलिसिल एल्डिहाइड।
यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा उसमें कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो नेम रिएक्शन इस चैप्टर में केवल दो है, पहला कॉल्बे है और दूसरा रिमर-टिमन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड कंप्लीट रिडक्शन। अगर मेरे पास फिनॉल है और इसका मुझे कंप्लीट रिडक्शन करना है तो मैं इसके ऊपर जिंक डस्ट डाल दूंगी। अगर मैंने इसके ऊपर जिंक डस्ट डाल दिया तो ये आपको डायरेक्टली केवल बेंजीन देगा, ठीक है। और नेक्स्टली अगर आपने इसके ऊपर K2Cr2O7 और KMnO4 डाला तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये आपको क्या देगा, दैट इज बेंजोक्विनोन। क्या देगा, बेंजोक्विनोन। तो फिनॉल के रिएक्शंस कैसे रहेंगे, दो चीजें होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो रहेंगे नेम रिएक्शन, और एक रहेगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन और एक रहेगा कंप्लीट रिडक्शन। 6 रिएक्शन है जो मुझे आई थिंक आपको टिप्स पे याद होंगे। इसके साथ नाइट्रेशन के 2 केस, ब्रोमिनेशन के 2 केस, यहाँ पे सैलिसिल एसिड, सैलिसिल एल्डिहाइड, बेंजीन, बेंजोक्विनोन, ऐसे हम याद रखेंगे तो हम रिवाइज कर पा रहे होंगे। हमारे को जितना शॉर्ट अपनी ऑर्गेनिक को हम बना लेंगे उतना हमारे लिए आसान रहेगा रिवीजन करना, उतना हमारे लिए आसान रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है, ताकि हम बार बार रिवीजन कर पाए, ठीक है। तो ये आपका कहानी रहेगी एल्कोहल्स और फिनॉल्स की। शुरू करते हैं हम लास्ट कहानी, दैट इज फॉर ईथर्स, राइट। जितने भी बच्चों ने यहाँ तक अभी तक सेशन को किया नहीं है, लाइक जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे हम लोग, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट ईथर। ईथर बनाने के दो तरीके हैं, एक है डिहाइड्रेशन रिएक्शन और एक है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगर मैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करूं तो दो केस बनेंगे। अगर मेरे पास एल्कोहल है, उसको अगर मैंने 443 केल्विन पे हीट करा तो मुझे एल्कीन बनेगा। अगर मैंने 413 केल्विन पे करा तो मुझे क्या मिलेगा, ईथर, ठीक है। क्या मिलेगा, ईथर। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एल्कोहल है, याद रखना प्राइमरी ग्रुप होना चाहिए इसके पास, इसके ऊपर मैंने H2SO4 एट 413 केल्विन डाला तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से एक ईथर। बट इस ईथर की खासियत याद रखनी पड़ेगी आपको, इस मैकेनिज्म से या इस मेथड से केवल सिमेट्रिकल ईथर ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर ही मिलेंगे। दूसरी बात, ये जो ईथर होंगे इनके पास केवल क्या होगा, दे ओनली कंटेन प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। क्या होगा, इनके पास प्राइमरी एल्काइल ग्रुप ही प्रेजेंट होगा। अगर आपने सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल ग्रुप डाल दिया इसके पास तो ये आपको एल्कीन दे देगा, ठीक है। क्या देगा, एल्कीन। यानी कि ये E2 मैकेनिज्म पे चला जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये SN2 मैकेनिज्म से ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए इसको स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए होगा। पहली प्रिपरेशन पेपर में आएगा, पॉइंट्स तो सिमेट्रिकल ईथर देगा और केवल प्राइमरी एल्काइल ग्रुप इसके पास होंगे। नेक्स्टली, अगर मैंने लिमिटेशन बता दी, लिमिटेशन ये है कि एक तो सिमेट्रिकल ईथर बना सकता है और दूसरा इसको केवल प्राइमरी एल्काइल ग्रुप ही लगेंगे, इसके अलावा ये और किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बढ़े आगे और हमने बात करी विलियमसन ईथर सिंथेसिस की, जिसमें मैं दो कंपोनेंट लेती हूँ, RX और R-ONA, राइट, एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड। तो मेरे पास दो ग्रुप है यहाँ पे, R और R-, और ये दोनों कंबाइन करके ROR- बना लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ से मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि मुझे अनसिमेट्रिकल ईथर मिलने लगे, ठीक है, मैं मिक्सचर ऑफ ईथर बना सकती हूँ, ठीक है। दूसरी दिक्कत भी सॉल्व हो गई कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको ये वाला ईथर चाहिए, ठीक है, जिसके पास एक सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, तो आप इसको बना सकते हो। कैसे बनाओगे, बस ये मेक श्योर करोगे कि आपने जो यहाँ पे लिया है दैट इज एक कार्बन है तो ये आपका CH3Cl फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास जो ये दूसरा बनाना है इसका एल्कोक्साइड लिया तो आपको यहाँ से आपका जो ईथर है वो आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब इसकी भी एक लिमिटेशन है, और इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात तो आप यहाँ से अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हो। दूसरी बात, एल्काइल ग्रुप आपके यहाँ पर सेकेंडरी या टर्शरी हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन एक रहेगी, आप दो चीजें ले रहे हो, RX और R-ONA, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि आप अगर इसको प्राइमरी ले रहे हो और इसको आप प्राइमरी लो, सेकेंडरी लो, टर्शरी लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको ईथर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया, अगर आपने इसको सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया, इसको कुछ भी ले लो, तो ये कभी भी आपको ईथर नहीं देगा और आपको एल्कीन देगा, ठीक है। तो यहां तक तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म में जा रहा है, लेकिन अगर आपने इसको सेकेंडरी टर्शरी ले लिया तो अगेन ये आपका E2 मैकेनिज्म पे चला जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने ये ले लिया, ठीक है, और आपने इसके साथ ये ले लिया, तो अब आप अगर सोच रहे हो कि आपको ये मिल जाए तो ये आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको एल्कीन मिलेगी जो कि कुछ आपकी
इस तरीके से दिख रही होगी, आपको उस वाले कंपाउंड की एल्कीन मिल जाएगी, क्योंकि आपने इसको सेकेंडरी ले लिया, और अगर इसको सेकेंडरी ले लिया तो आपको हमेशा एल्कीन ही मिलेगी। तो ये आपकी लिमिटेशन रहेगी किसकी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से आप अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो, सेकेंडरी टर्शियरी कंटेनिंग ग्रुप्स के साथ भी बना सकते हो, लेकिन कंडीशन केवल एक ही याद रखनी है कि RX का जो एल्काइल ग्रुप है वो मुझे प्राइमरी रखना है, बाकी वाले को मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यहाँ पे आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रिपरेशन फॉर योर ईथर्स। ऑलमोस्ट एंडिंग, लेट्स टॉक अबाउट योर लास्ट थिंग, दैट इज रिएक्शंस ऑफ ईथर। अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो ईथर के दो रिएक्शन है, पहला रिएक्शन HI के साथ और दूसरा रिएक्शन है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। HI के साथ पेपर में आ सकता है रिएक्शन, देखो अगर ईथर है ROR- उसके साथ HX का रिएक्शन किया तो ROR, फॉर एग्जाम्पल H3OCH3, इसके साथ आपने HI का रिएक्शन किया तो या तो ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ तो दोनों ही बराबर है, तो तुम कोई भी बॉन्ड तोड़ दो। फॉर एग्जांपल तुमने ये बॉन्ड तोड़ा और तुमने ये बॉन्ड तोड़ा, तो एक के साथ आप H को जोड़ दो, ठीक है, और एक के साथ आप I को जोड़ दो और एक के साथ आप H को जोड़ दो, तो आपको एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ना दिक्कत कब आएगी, याद रखना कि किसके साथ क्या जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला ईथर है, ठीक है, और आपने इसका रिएक्शन HI के साथ किया, तो आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। आपको ना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से तोड़ा तो आपका कार्बोकेटाइन ये बना, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से तोड़ा तो आपको कार्बोकेटाइन ये बना। तो अगर आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, जैसे कि टर्शरी बन रहा हो, ठीक है, टर्शरी बन रहा है तो ये स्टेबल बन रहा है, तो आप स्टेट अवे यहाँ पर अपना स्टेबल कार्बोकेटाइन यानी कि SN1 मैकेनिज्म पे जाओगे और इसके साथ आप अपना एल्काइल हैलाइड को जोड़ दोगे, और बचा क्या ये, तो इसके साथ आप अपना एल्कोहल बना दोगे, ठीक है। कब करना है ये, जब आपका एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो मैकेनिज्म पूछेगा तो क्या होगा SN1। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास कोई ऐसा ईथर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, और इसके ऊपर आपने HI डाला, अब यहाँ पे तोड़ के देखो तो पहले तो कार्बोकेटाइन बनेगा ये और एक बनेगा ये। अब ना ही तो ये स्टेबल है ना ही तो ये स्टेबल है, तो आप SN1 मैकेनिज्म पे नहीं जाओगे। फिर आप चेक करोगे SN2 के लिए आपको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है, इसमें है, तो आप इसके साथ रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाओगे एल्काइल हैलाइड का, और ये आपका बनेगा, और बचा हुआ आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा SN। तो क्या करना है, आपको तोड़ना है, आपको देखना है, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो SN1, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो SN2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट एक रिएक्शन और दे रही हूँ, अगर आपको पेपर में आता है, क्योंकि ये वाला अगर आपके पास ये है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, और अगर मेरे पास यहाँ पर मैंने इसके ऊपर HI डाला, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पहला केस है कि मैं कार्बोकेटाइन को यहाँ पे जोड़ू बनाऊं, और दूसरा केस है मैं कार्बोकेटाइन को यहाँ पे बनाऊं। अब एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे कहीं पे कार्बोकेटाइन स्टेबल दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, SN2 मैकेनिज्म से जाने का। तो SN2 पे अगर मैं जाऊंगी तो इस वाले पे एल्काइल हैलाइड जोड़ूंगी, CH3I बनेगा, और यहाँ पे मैं आपका OH जोड़ूंगी, मेरा क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, फिनॉल और एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। सो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को पेपर में मिल सकते हैं, ईथर से विलियमसन ईथर सिंथेसिस और HI के साथ रिएक्शन, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। लास्ट आपका रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल है, अगर आपके पास क्या है OCH3 है, तो ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके ऊपर आप कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दो। HNO3H2SO4 नाइट्रेशन कर रहे हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनेगा, यहाँ पे भी NO2 जुड़ेगा और यहाँ पे भी आपका NO2 जुड़ेगा, जहां पर मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा बन रहा होगा। तो जो भी आप कर रहे हो, सल्फोनेशन कर रहे हो तो आप SO3H जोड़ दो, ठीक है। अगर आप फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप CH3 जोड़ दो। अगर आप एल्काइलेशन कर रहे हो तो आप C डबल बॉन्ड O CH3 जोड़ दो, ठीक है। तो आप कुछ भी जोड़ोगे ऑर्थो पैरा पे जोड़ोगे और पैरा आपका मेजर बन जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का आपका जो समापन है वो आपका हो जाता है। जैसे आपने ब्रोमिनेशन किया तो ऑर्थो पैरा पे मिल गया है, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया तो आपका CH3 ऑर्थो पैरा पे जुड़ गया है, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों ने नाइट्रेशन किया तो ऑर्थो पैरा पे आपका ये जुड़ गया है, ठीक है। ये आप लोगों की यहाँ तक कहानी रहेगी खत्म। इस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इस चैप्टर से फिनॉल की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, एसिडिटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। तीसरा यहाँ से आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस बनेगा, कॉल्बे रिएक्शन बनेगा, रिमर टिमन रिएक्शन बनेगा। चौथा आपका ईथर का HI के साथ रिएक्शन बनेगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा भी चैप्टर का फ्लो चार्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे चुकी हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर बेटा आप लोगों का समाप्त होता है। होप आपने इसको पूरा वन गो में देखा है, पूरे नोट्स बनाए हैं और पूरा रिवीजन करा है। अगर किया है तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई एम होपिंग कि आप सभी लोगों ने अपने क्रैश कोर्स में इनरोल कर लिया है, क्योंकि क्रैश कोर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोग के CUT के लिए। और वो शुरू हो रहा है आपका यानी कि कल से, यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है विद द लाइव क्लासेस। जो आपको रिवीजन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपके लिए जरूरी है, वो पूरा लाइव रिवीजन क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन और थ्योरी दोनों करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट करवाया जाएगा और आपका प्रॉपरली आपको गाइडेंस के साथ एनालिसिस भी करवाया जाएगा। तो एवरीथिंग इज देयर, जो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से फुल सिलेबस के लिए। आई होप आपने इनरोल किया है। यूजिंग द कोड Y513 आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि आपकी सेल चल रही है। सो अगर आप साइंस का लेते हैं दैट इज विद PCMB इंग्लिश और GT के साथ, तो ये बैच है आपका 2800 का बिकॉज ऑफ सेल विद द कोड Y513। और अगर आप केवल PCMB का अपना क्रैश कोर्स लेते हैं तो दैट इज फॉर 1800 विद द कोड Y513। इसमें सब इंक्लूडेड है, आपकी क्लासेस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पे आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो भाई जिसने नहीं करा है टाइम से कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे रहेंगे। ठीक है, आई होप सभी ने सेशन को यहाँ पे लाइक कर दिया है। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो किसका इंतजार है। और कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि आप लोगों ने इसके नोट्स कंप्लीट करे हैं। अगर आपको सच में वन शॉट पसंद आया सो आई वुड लाइक टू हेयर इन द कमेंट सेक्शन विद अ येलो हार्ट। नेक्स्ट आपकी सीरीज शुरू होने वाली है प्रैक्टिस के लिए एक और सब कुछ यार चल रहा है, वन शॉट चल रहा है, प्रैक्टिस की नई सीरीज आने वाली है और क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आप लोग देखो आप कितनी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको एनरोल करना है तो आप अड्डा 247 पे जाइए, टाइम है अभी आपके पास। आप लोग अंडर ग्रेड एंट्रेंस में जाएंगे, CUT पे जाएंगे और CUT साइंस पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके क्रैश कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च्ड है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश GT के साथ देख रहे हो, यहाँ पे स्टडी प्लान्स भी बच्चे आ चुके हैं, आप स्टडी प्लान्स गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, कि किस दिन कौन सी क्लास है। अगर आप यहाँ पे आपको जब आप बाय नाउ पे जाएंगे तो यू हैव टू अप्लाई द कोड दैट इज गोइंग टू बी Y513। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोड लगाते हैं दैट इज Y513, तो ये जो बैच है आपका, ये आपका कट के हो जाता है कितना, 2800 का। ठीक है, सो गो फॉर इट, टाइम रहते हुए इनरोल कर लीजिए ताकि आप बाकी लोगों से पीछे ना रहें। ठीक है, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, तो 40 दिन प्लस बचा हुआ आपका 10 दिन, तो 40 प्लस बचा हुआ 10 दिन का पूरी तैयारी है। ये प्राइस नहीं देना है, प्राइस है 2800 विद द कोड Y513। तो आई होप आप इनरोल कर लेंगे और अपनी तैयारी को आगे लेके चलेंगे। तो हम तैयार हैं आप सभी लोगों के साथ पढ़ाने के लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप लोग तैयार हो या नहीं दिखना चाहिए मुझे, और मैक्सिमम बच्चे मुझे दिखने चाहिए 1 अप्रैल को पहली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, मेहनत करते रहिए और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। तो गुड लक बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड डू कमेंट। गुड लक एंड गुड बाय।